नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर और मेरे साथ जुड़ चुके हैं जयपुर से एकलव्य सिंह जी। और देखिए, एक्शन एक और रिएक्शन कितने सारे। इन कॉकरोचों की साजिश कितनी जबरदस्त निकली। इसीलिए सोनम वांगचुक कह रहे थे कि मुझे 20 जुलाई तक जिंदा रहना है। और मोदी जी, अमित शाह, वो तो चाहते हैं कि वांगचुक जो है हमेशा जिंदा रहें। इसीलिए उन्हें जमा किया गया है हॉस्पिटल में। अदालत का आदेश है। लेकिन उनकी पत्नी को मैंने देखा कैसे-कैसे रिएक्शन दे रही थी। रिएक्शन तो ऐसे बहुत सारे आ रहे हैं। वो चाहती हैं कि सोनम शायद निपट जाएँ। अब उनके साथ-साथ सोशल मीडिया में और मेन स्ट्रीम मीडिया में भी बहुत सारी बातें निकल के आ रही हैं, जो बहुत डराने वाली हैं। इनका जो खेल है वो सामने आ रहा है, पूरा खेल खुल चुका है। देश में आग लगाने की तैयारी है, प्रोटेस्ट की तैयारी है। सोशल मीडिया पे जो कुछ चल रहा है फुल ऑन गेम। तो इसे समझते हैं एकलव्य जी से। एकलव्य जी, नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैम, प्रणाम और आपके दर्शकों को भी बहुत-बहुत नमस्कार। एकलव्य जी, एक्शन हुआ है ज़रा-सा और सारी पोल खुल गई है। सोनम वांगचुक का इलाज ही तो हो रहा है, उस पर इतनी सियासत, इतनी हाय तौबा! मैम देखिए, चक्कर क्या है कि सबसे पहले तो समझना पड़ेगा कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी का तिलचट्टों का जो प्रोटेस्ट है, ये जो प्रोटेस्ट है ये नीट के लिए नहीं है, नीट के पेपर लीक के लिए नहीं है। ये प्रोटेस्ट जो था उसका इसे एक बस जिसे कहते हैं कि मुखौटा बनाया गया, परंतु ये जो प्रोटेस्ट है ये देश में अराजकता फैलाने के लिए था। और उसका कारण ये था कि जो आगामी मॉनसून सत्र है संसद का, किसी भी कीमत पर उसको रोकना है, उसको भंग करना है, और उसका बहुत बड़ा कारण है। और क्योंकि इस प्रोटेस्ट के लिए, उस पे मैं बाद में आऊंगा कि क्यों रोकना है, परंतु क्योंकि इन्हें एक चेहरे की आवश्यकता थी, एक सो कॉल्ड बड़े चेहरे की आवश्यकता थी, तो इन्होंने सोनम वांगचुक को वो चेहरा बनाने का प्रयत्न करा। क्योंकि जो कॉकरोच जनता पार्टी में तो जो फेसेस हैं उनकी कोई क्रेडिबिलिटी है नहीं, लेकिन इनको ये गलत फहमी थी कि जो थ्री इडियट्स के द्वारा एक एंटी नेशनल सोनम वांगचुक को एक हीरो की तरह देश में स्थापित करने का प्रयत्न किया गया, उससे लोगों को इस आंदोलन से या प्रोटेस्ट से एक तरह से कोई जुड़ाव हो जाएगा। परंतु सारी परतें धीरे धीरे खुल रही हैं। तो देखिए मैम, सीधा मुद्दे पे आते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आपने एक कहावत सुनी होगी, आपके दर्शकों ने भी सुनी होगी, कि हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो मैम, अभी जिन मोहतरमा की आप बात कर रहे थे, उनका नाम है गीतांजलि। इनके बारे में तो खैर बाद में बात करेंगे। या मुझे वो इतनी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर इस पूरे प्रोटेस्ट में लगती नहीं है, लेकिन जो उनसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है मैं आपको बताता हूँ मैम। 1964 में, 1964 में, जब अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में बहुत ज्यादा कंपटीशन और स्ट्रगल चल रहा था, तो उस समय वहां पे एक इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश किया था अमेरिका ने, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के संरक्षण में, जिसका नाम था एसआईटी। उसका नाम था स्कूल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेनिंग। वहां से हर साल सिर्फ 25-30 ग्रेजुएट्स निकलते थे। और ये जो 25-30 ग्रेजुएट्स होते थे, इनका काम होता था कि ये यहाँ से ट्रेनिंग लेके दुनिया के अलग अलग देशों में जाएं और वहां पे यूएस के नैरेटिव को आगे बढ़ाएं। जो तो वहां से मैम एक जुड़ी हुई महिला हैं, उनका नाम है रेबेका नॉर्मन। तो ये जो रेबेका नॉर्मन है मैम, मैं आपके दर्शकों को आज बताना चाहूंगा कि ये सोनम वांगचुक की पहली पत्नी है। ये लद्दाख एक एक्टिविस्ट की तरह आई थी। उसके बाद इनकी शादी हुई सोनम वांगचुक से, और इन्होंने वहां पे क्लाइमेट एक्टिविज्म और इन सब चीजों के ऊपर वहां पे कार्य शुरू किया एज अ कपल। और मैं आपको बताऊं मैम कि मैं क्यों कह रहा था कि हर व्यक्ति के पीछे एक सफल औरत का हाथ होता है। क्या था कि मैम, इनसे शादी के बाद सोनम वांगचुक की किस्मत एकदम बदल गई। 2006 में, 2008 में, 2010 में, मतलब वर्ष भर वर्ष इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिलने लगे। ये इंटरनेशनल कम्युनिटी में छा गए, जो लद्दाख में ये दोनों कार्य कर रहे थे। अब ये जो मैम सारे अवार्ड्स इन्हें दिए जा रहे थे, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आपके दर्शक थोड़ा सा भी रिसर्च करेंगे तो ये अवार्ड्स इन्हें मिल रहे थे मोस्टली फोर्ड फाउंडेशन
और रॉकफेलर ग्रुप के थ्रू, उन्हीं के स्पॉन्सर्ड अवार्ड्स थे ये। अब इन रॉकफेलर ग्रुप और जो फोर्ड फाउंडेशन है और इनके थ्रू जो जो अवार्ड्स दिए जाते हैं, उसमें सबसे बड़ा फंडिंग का कंट्रीब्यूशन किसका होता है मैम? ये तो मुझे लगता है अभी तक आपके जो दर्शक होंगे उनको पता ही होगा कि जॉर्ज सोरोस की जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है, वही इसकी सबसे बड़ी फंडिंग, जिसे कहते हैं कि एक तरह से एजेंसी कह लीजिए, या जो मतलब उसका सोर्स ऑफ फंडिंग है वो यही है। तो ये कुल मिला के मैम सच्चाई है सोनम वांगचुक और उनकी पूर्व पत्नी रेबेका नॉर्मन की। इन्होंने मैम, इनको बस एक एंटी नेशनल व्यक्ति को इस्टेब्लिश करना था यहाँ पे, ताकि जब ऐसी कोई समस्या वाली कोई बहुत बड़ी इशू आ जाए इन लोगों के लिए इस देश में, तो ये इनके नाम को यूज करके देश में एक ऐसा माहौल बना सके ताकि यहाँ पे एक अराजकता का माहौल बने। तो ये तो मैम सोनम वांगचुक के बारे में कई और बातें हैं, वो बाद में और कर लेंगे। लेकिन क्योंकि अभी ये क्यों किया जा रहा है ये समझाना जरूरी है, तो मैं पहले सीधा उस मुद्दे पे आता हूँ कि ये अराजकता का माहौल बनाना क्यों अभी, मतलब इतनी इसकी अर्जेंसी है। आपने देखा होगा कि जो माननीय विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी जी, वो 20 दिन तक गायब रहे। इससे पहले कभी उन्होंने ऐसा नहीं करा कि 20 दिन के लिए वो गायब रहे और किसी को नहीं पता हो कि वो कहाँ थे, किस काम के लिए थे। और वो भी एक ऐसी स्थिति, पहले तो वो एक इंडिविजुअल नेता या एमपी थे, अब तो वो देश के विपक्ष के नेता हैं। और देश के विपक्ष का नेता 20 दिन से कहाँ है किसी को नहीं पता हो। और उन्होंने इसी नीट के एग्जाम के लिए प्रयागराज में और अलग अलग जगहों पे, शायद लखनऊ में उनका प्रोग्राम था, एक पटना में था, और देहरादून उन में था। देहरादून में तो उनने कल किया मैम, लेकिन उससे पहले इनका 11 जुलाई और 12 जुलाई को प्रयागराज और पटना में एक प्रोग्राम प्लान था जिसके लिए वो आए ही नहीं। तो ऐसा क्या अर्जेंट था कि जिस प्रोग्राम को आपने खुद अनाउंस करा उसके लिए भी आप नहीं आए? ऐसी क्या अर्जेंसी थी, इस बात को समझना पड़ेगा मैम। तो देखिए मैम, इसका कारण यह है कि जो आगामी मॉनसून सत्र है उसमें एक बड़ी संभावना बन रही है कि भाजपा जो है डीलिमिटेशन, यानी कि परिसीमन का जो बिल है महिला आरक्षण के साथ में, वो दोबारा से रीइंट्रोड्यूस करने वाली है। आपको ध्यान होगा एक बार आपके शो पे मैंने पहले भी कहा था कि आज ये बिल गिर गया है, लेकिन आने वाले सत्रों में कभी ना कभी भाजपा इसको वापस लेके आएगी। और मैम इसका देखिए इम्प्लीकेशन मैं समझाता हूं कि इसकी वजह से इतनी परेशानी है क्यों आखिर। परेशानी ये है मैम कि जब ये बिल पास हो जाएगा तो उसके बाद 25, 30, 35 वर्ष तक इस देश में कभी भी कांग्रेस की सरकार नहीं बनने वाली। उसका कारण मैं समझाता हूं मैम। मैम देखिए 1976 में एक डीलिमिटेशन में सीट्स को बढ़ाने में एक फ्रीज लगा दिया गया था। जब 25 वर्ष पूरे हुए तो 2001 में जब अटल जी की सरकार थी, इस पे चर्चा हुई और सारे डिस्कशन के बाद ये तय किया गया कि 25 वर्ष और के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया जाए। तो 2026 तक तो पहली बात यह है कि ये फ्रीज लगा हुआ है, अभी ये फ्रीज हटेगा जाके। लेकिन फिर भी उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है मैम कि 2008 में, जिसपे लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, 2008 में एक बार कांग्रेस ने इस फ्रीज के लगे होने के बावजूद एक बार परिसीमन किया था। और उस परिसीमन में अब कांग्रेस सीट्स तो बढ़ा नहीं सकती थी, तो कांग्रेस ने क्या किया था मैम कि एक तरह से रीऑर्गेनाइज किया था सीट्स को। जैसे कि भाजपा की जो स्ट्रॉन्ग होल्ड सीट्स थी, वहां पे उन सीट्स को जनरल से SC ST कर दिया गया। उसी तरह से जो वो सीट्स थी जहां पे कि कांग्रेस वीक थी, वहां पे उन सीट्स को SC ST से जनरल कर दिया गया। कुछ सीट्स को, एक सीट को दो में बांट दिया गया, कहीं पे दो दो सीट्स को एक कर दिया गया। ये सारा कार्यक्रम इस तरह से किया गया मैम कि इसका परिणाम ये निकला कि 2004 में जिस कांग्रेस की 145 के लगभग सीट्स थी, वो 2008 में परिसीमन करने के बाद 2009 के इलेक्शन में 206 हो गई। यानी कि कितना बड़ा गेन हुआ मैम? 60 सीट्स का। इतनी बड़ी जीत या इतनी बड़ी बढ़त
सही शब्द होगा बढ़त। 60 सीट की बढ़त कांग्रेस को कभी नहीं मिली। इसके आसपास की जो बढ़त इससे पहले मिली थी जब इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हुई थी, तो उसके बाद जब राजीव गांधी जी उनकी अस्थियों को लेके पूरे भारत में घूमे थे, तो उसका जो सिंपैथी वोट मिला था, तो कांग्रेस को 404 सीट्स आई थी। लेकिन उससे पहले भी 1980 में 357 सीट्स थी। तो 60 सीट की बढ़त तो कांग्रेस को तब भी नहीं मिल पाई थी। तो अब क्या होने वाला है मैम कि जब ये परिसीमन भाजपा करेगी, तो जो कांग्रेस ने एक समय पे बीजेपी के साथ और गैर कांग्रेसी दलों के साथ किया था, अब भाजपा उसको कांग्रेस को सूद समेत लौटाने वाली है। और अमित शाह जी और उनकी टीम की जो प्लानिंग होती है उसको कांग्रेस अच्छी तरह से समझती है। ये परिसीमन इस तरह से होने वाला है और पूरे कानूनी दायरे में ही होने वाला है। और इस बार तो आपको पता ही है मैम कि 50% के रेशियो में सारे राज्यों की सीटें भी बढ़ जाएंगी, तो उसका दायरा और स्कोप और बढ़ जाता है। तो मैं आपको बता दूं मैम कि ये बिल जैसे ही पास होगा, उसके बाद अगले लगभग 25-30 साल के लिए कांग्रेस का राज में आना लगभग असंभव हो जाएगा। और यही बौखलाहट है मैम जिसकी वजह से राहुल गांधी 20 दिन से बाहर गायब रहे, और ये एक तरह से जो बैक चैनल से सोनम वांगचुक के नेतृत्व में इस कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट को चैनलाइज किया जा रहा था मैम, कि किसी तरह से आपने देखा होगा ना कि भाई ये था ना कि 20 तारीख को संसद तक मार्च करके जाएंगे। इनको किसी भी कीमत पर मैम ये एक देश में ऐसा अराजकता का माहौल बनाना है कि या तो सोनम वांगचुक निपट जाए, तो कुछ हंगामा हो जाए इस देश में, और या नहीं, फिर ये लेकिन संसद के सोनम वांगचुक ने ये कहा कि मुझे हर हालत में 20 जुलाई तक जिंदा रहना है। नहीं मैम, उन्होंने तो ये भी कहा है कि यदि मैं नहीं रहा तो मेरा भूत जाएगा वहां पे। तो हाँ, भूत सोनम जाएगा। वांगचुक क्या कह रहे हैं मैम, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं समझता हूं कि ये बड़ा गंभीर मुद्दा है मैम। इसमें मतलब दर्शकों को समझना चाहिए कि यदि किसी बॉलीवुड की मूवी के प्रोपेगेंडा के कारण अगर किसी व्यक्ति को, किसी एंटी नेशनल व्यक्ति को, आपको मैं इस संदर्भ में एक और बात बताऊं मैम, सोनम वांगचुक का एक लद्दाख के समय जब वो लद्दाख में प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो एक वीडियो है। तो उस वीडियो में मैम उनका एक वीडियो का एक पोर्शन डाला गया सोशल मीडिया पे, जिसमें वो कह रहे थे कि यदि सरकार का जो रवैया है, यदि अगर चाइना ने अब भारत में घुसपैठ करने का प्रयत्न करा, तो हम उनका विरोध नहीं करेंगे, हम उनको रास्ता दिखाएंगे। तो बाद में मैम ये बात आई कि ये काट पीट के झूठा वीडियो चलाया जा रहा है। वो एक कॉमेडियन का रेफरेंस दे रहे थे कि ऐसा एक कॉमेडियन ने कहा है, और लद्दाख का एक फेमस कॉमेडियन है, उसने ऐसा कहा है। अब मैम देखिए, आप इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज अगर मैं कह दूं कि मुझे एक व्यक्ति ने बताया है कि एमबीएन नेटवर्क जो है, वो जो है कांग्रेस के अगेंस्ट एजेंडा चलाने का एक बीजेपी से फंडेड चैनल है, तो मैम मुझे बताना तो पड़ेगा ना कि वो व्यक्ति कौन है। तथ्य तो तब स्थापित होता है, नहीं तो अगर मैं नहीं बता पाया कि वो व्यक्ति कौन है, तो इसका मतलब किसी व्यक्ति की आड़ लेके मैं ही वो बात कह रहा हूं। तो सोनम वांगचुक जी से 2 वर्ष तक पुलिस और लद्दाख की जनता पूछती रही कि भाई वो फेमस कॉमेडियन है कौन, वो बता ही नहीं पाए। ना ऐसे कॉमेडियन का कोई वीडियो है, ना उससे रिलेटेड कोई आर्टिकल है। और सोनम वांगचुक क्या, जब सोनम वांगचुक से पूछा गया तो सोनम वांगचुक ने बोला कि डोंट शूट द मैसेंजर, लोगों के एंगर को समझो। अरे वो मैसेंजर है कौन, ये तो बताओ भाई। तो मैम एक अननोन व्यक्ति की आड़ लेके और आप जनता को या जनता देश के युवा को आप भड़काने की कोशिश करो। आपने देखा होगा कि जिस तरह से इन्होंने कहा था कि नेपाल में जिस तरह का प्रोटेस्ट हुआ, उस तरह का भारत में भी, मतलब जेंजी के मन में उसी तरह का क्रोध है। उससे पहले मैम मैं आपको इनके कुछ वर्षों पहले की बात बताऊं तो ये कह रहे थे कि भाई कश्मीर में लोगों की इच्छा है, कश्मीर में लोगों की इच्छा है कि यहाँ पे प्लेबिसाइड हो जाए, या जिसे रेफरेंडम कहते हैं वो हो जाए, ये तय करने के लिए कि कश्मीर भारत के साथ रहना चाहता है या कश्मीर पाकिस्तान के साथ रहना चाहता है, उसमें कुछ गलत भी नहीं है। तो ये कह रहे थे कि लोगों की इच्छा है। अरे लोगों की इच्छा तुम तय करोगे क्या भाई?
और कश्मीर का भविष्य लोगों की इच्छा से तय होगा क्या? कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। तो मैम ये देखिए मैम, इस आदमी का जो कैरेक्टर है ये सबको समझने की जरूरत है। ये सब इस तरह की बातें सोच के कि पहली बात तो मैम इनके बारे में ये जो साइंटिस्ट और ये सब जो बात करी जाती है ये भी कंप्लीटली एकदम फॉल्स और झूठ है मैम। ये आमिर खान स्वयं बता चुके हैं अभी एक इंटरव्यू में कि भाई ये जब मूवी बनी मैं तो जानता भी नहीं था सोनम वांगचुक कौन है। अभी बताया मैम आमिर खान ने एक प्रेस दो मीट दिन में। पहले की बात है। जी। तो मैम आप कुछ भी, और मैं तो कहता हूं मैम कि अगर ये एक साइंटिस्ट होते भी और वाकई इनने बहुत भला किया होता क्लाइमेट का या लद्दाख की जनता का, उसके बाद भी क्या आप देश के तोड़ने का लाइसेंस मिल जाता है क्या आपको? तो मैम ये चीजें समझने मेरे हिसाब से बहुत आवश्यक है। आपको बताऊं मैम, आज एक और बड़ी इंटरेस्टिंग घटना हुई कि ये जब इनको सुबह उठाया गया और अभिजीत दीपके के जिस अपार्टमेंट, 5 स्टार टाइप के अपार्टमेंट में वो रह रहे थे, तो वहां के ओनर से जब बात करी गई तो वहां के ओनर ने बताया कि भाई ये मेरे यहाँ रह रहे थे तो मैं तो किसी को भी किराए पे दे देता हूँ अपार्टमेंट, अगर उसके क्रेडेंशियल्स ठीक हो तो इनको दिया था। तो पहले तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन पिछले 5-7 दिन से अजीब अजीब तरह के कैरेक्टर इनके साथ आते थे अपार्टमेंट पे। मैंने इनको कंप्लेन भी करी कि भाई आप ये सब मत करो यहाँ पे, तो इन्होंने माना नहीं, बदतमीजी करते थे। फाइनली मैंने पुलिस को कंप्लेंट भी कर दी। पुलिस को कंप्लेंट करी तो पुलिस ने आके इनका अपार्टमेंट छाना तो उसमें बियर की बोतलें भरी पड़ी थी। तो मैम इन लोगों की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। इनका धीरे धीरे करके ये सारा सच सामने आ रहा है मैम। और जिस तरह से आपने देखा होगा कि अन्ना हजारे की आड़ लेके अरविंद केजरीवाल ने इस देश की जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम किया, ये भी वही है मैम। और ये पीछे से जिस तरह से फंडेड है जिन तरह के लोगों के, उनके धीरे धीरे कनेक्शंस सबके सामने आ रहे हैं मैम। इसकी जो पीछे जो इसकी रियल इंटेंट है इस पूरे प्रोटेस्ट की। अब जैसे कि मैम आप देखेंगे कि भाई ये बात तो करते हैं कि स्टूडेंट्स का ये प्रोटेस्ट है, किस तरह के स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट है? एसएफआई और एआईएसएफ जो वहां पे स्टॉल लगा के बैठे हुए हैं, वहां पे आके आजादी आजादी के नारे लगा रहे हैं, उमर खालिद के लिए बेल मांग रहे हैं। तो मैम मुझे लगता है कहीं ना कहीं वैसे तो मैम सौभाग्यशाली हैं हम कि ऐसे लोग जुड़ गए तो इन लोगों का असली चेहरा इतनी जल्दी जनता के सामने आ गया। जो मतलब आपको नीट की बात करनी है तो करो ना आप नीट की बात सबके सामने। और मैम मैं तो आपको एक और भी बात कह दूं, मुझे देखिए मैम मैं भी डिससेटिस्फाइड हूँ इस बात से कि जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान जी के कार्यकाल में जो एजुकेशन सेक्टर में जो काम हुआ, हम अपेक्षा करते हैं कि उससे बेटर काम होना चाहिए था। लेकिन मैम ये जो काम की जो बात हो रही है इसमें भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ कि ये आखिर ये धर्मेंद्र प्रधान के ही पीछे क्यों पड़े हैं? भाई इसी सरकार में स्मृति ईरानी भी तो एजुकेशन मिनिस्टर थी, इसी सरकार में। और स्मृति ईरानी तो वो व्यक्ति हैं जिन्होंने राहुल गांधी को अमेठी में हरा दिया था। तो ये स्मृति ईरानी के पीछे क्यों नहीं पड़े? इसी देश में हमारे प्रकाश जावड़ेकर भी तो एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनके पीछे उनका इस्तीफा मांगने के लिए प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया गया? धर्मेंद्र प्रधान के पीछे इसलिए पड़े हैं मैम कि जो असली रीजन है वो नीट नहीं है। एक मोदी जी से मैम जो बहुत सारे देशवासियों को उनकी मतलब ये जो 10-12 वर्ष का कार्यकाल है उसमें एक जो बड़ा डिसअपॉइंटमेंट रहता था ना मैम, वो ये रहता था कि भाई 10-11 साल हो गए, एनईपी आ गई है, अब मतलब कब तक ये हमारी एनसीईआरटी की किताबों में जो है मुगलों का गुणगान ही चलते रहेगा? एक चैप्टर हमें छत्रपति शिवाजी महाराज पे नहीं दिखाई देता, एक चैप्टर हमें अहिल्याबाई होलकर में दिखाई नहीं देता। अब धर्मेंद्र प्रधान आ गए तो मैम वो उन्होंने ये चेंजेस आना करना शुरू कर दिया, अहिल्याबाई होलकर पे लिखना शुरू कर दिया, वीर सावरकर को 8वीं कक्षा की किताब में इंक्लूड कर दिया। आपने अभी रिसेंटली न्यूज सुनी होगी। तो मैम ये जो है ना कुल मिला के इन लोगों की बौखलाहट भी धर्मेंद्र प्रधान से जो है, जो ये पर्टिकुलरली इस आदमी को टारगेट कर रहे हैं, उसका कारण ये है मैम। और यही आप देखेंगे ये जो मैम कम्युनिस्ट लोगों की सोच रही है ना, जिनने ओरिजिनली नेहरू जी ने जिन लोगों को दायित्व दिया था इस देश का इतिहास लिखने का, अब उनकी इतिहास को जब सही करा जा रहा है ना तो उससे उन्हें समस्या है। नीट के पेपर लीक से कोई समस्या नहीं है मैम, नीट के पेपर तो लीक होते ही आ रहे हैं। बिल्कुल, और तो सही ये सही कह रहे हैं आप एकलव्य जी। देखिए, डिम्पल यादव वहाँ पहुँचती हैं, मतलब
प्रोटेस्ट मैम ऐसे होते हैं कि डिम्पल कपाड़िया मैं भूल गए डिम्पल यादव नहीं। जब वो पहुंची वहां पे तो कॉकरोच जनता पार्टी के जो अनाउंसर थे हाँ वो कहते हैं डिम्पल कपाड़िया आ गई है। हाँ, तो डिम्पल यादव पहुंचती है, जोगिंदर यादव पहुंचते हैं, उसके अलावा देखिए मिस सुले भी पहुंचती है वहां पे। उसके बाद केजरीवाल तो पहुंच ही गए। उन्हें तो लग रहा था कि मैं अगर पहले चला गया तो मेरा भंडा फूट जाएगा। वो भी पहुंच गए और उनकी पूरी टीम तो पहले ही धीरे धीरे आ ही रही थी। आतिशी मार्लेना और तमाम उनकी टीम के लोग सब आ रहे थे। अब ये वो लोग हैं, मतलब कहना चाहिए कि बुझे हुए कारतूस, जो सोच रहे हैं कि शायद से हमें भी कोई स्पेस मिल जाए। कैसे देखते हैं? देखिए मैम, ऐसा है कि एक बहुत पुरानी कहावत है कि जहां लग गया टेंट वहां नेताजी प्रेजेंट। तो आपने ध्यान दिया होगा मैम कि योगेंद्र यादव जी, जिनका नाम अन्ना हजारे के आंदोलन तक तो लोग योगेंद्र यादव ही समझते थे, परंतु अब पता है कि उनका सही नाम सलीम है। तो उनकी क्रेडिबिलिटी उनके नाम के जितनी ही है मैम। प्रधानमंत्री जी ने सदन के पटल से इस देश को अवगत कराया था कि इस देश में जो आंदोलन जीवियों की जो इंडस्ट्री है एक, वो उसका मतलब कैसे इस देश में एक इसको इंडस्ट्री की तरह चलाया जाता है। तो मैम, देखिए, मैं तो इस देश का बड़ा सौभाग्य है मैम कि आपने देखा होगा मैम कि एक मोदी जी के लोग बड़ा क्रिटिसिज्म करते हैं कि भाई मोदी जी जो है ना वो अपनी सरकार की तो बात करते नहीं, कांग्रेस 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 करते रहते हैं। मैम वो इसीलिए करते हैं, अन्ना हजारे के टाइम में लोगों को इन लोगों के कैरेक्टर के बारे में नहीं पता था। यही तो लोग थे ना मैम, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, यही सब तो कैरेक्टर्स वहां पे आके खड़े हो रहे थे इस मंचों पे, अरविंद केजरीवाल वगैरह। हाँ, और मैम सच कहूं तो दुनिया को नहीं, हम सबको लगता था कि हाँ भाई ये भले लोग, सर्विस क्लास लोग, मतलब प्रशांत भूषण मैम आप सोचिए किसके बेटे थे, शांति भूषण जी के। तो हमें लगता था उनका, उनके व्यक्तित्व का कुछ तो चरित्र इस आदमी में भी होगा। तो हम सबको लगता था कि भाई अगर इस देश में कुछ अच्छा हो रहा है तो होने देना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए। लेकिन मैम आज तो ये सब खुल के सामने आ चुके हैं ना, और इसीलिए मोदी जी बताते हैं मैम। और मैम देखिए, ये तो मैम देखिए, मतलब एक हमारे बड़े जो मतलब ज्ञानी लोग, संत लोग, उन सबों ने कहा है कि जो देश अपने इतिहास को भूल जाता है ना, तो फिर इतिहास में करी हुई गलतियों को वो दोबारा दोहराता है। तो मैं ऐसा मानता हूँ मैम कि देखिए मैम, मैं तो बहुत क्लियर हूँ कि जो शीला दीक्षित जी थी, उनका दुर्भाग्य रहा कि एक ऐसे समय पे कॉमनवेल्थ गेम्स हुए जिसमें ये सुरेश कलमाड़ी वगैरह ने मिलके इतना वहां पे भ्रष्टाचार वगैरह फैला दिया। अदरवाइज आई रियली फील कि शी वाज अ ब्रिलियंट चीफ मिनिस्टर, और इसीलिए उनने 15 वर्ष तक दिल्ली पर राज भी करा मैम। तो मैं समझता हूँ कि अरविंद केजरीवाल ने जो किया मैम धूल झोंक के, तो कहीं ना कहीं दिल्ली की जो उड़ान हो सकती थी, आप सोचिए मैम, क्या भारत देश की जो उड़ान हुई है क्या दिल्ली की भी उसी प्रपोर्शन में हुई? वो 10-12 साल की जो मैम अरविंद केजरीवाल का ये जो राज रहा ना, ये बड़ा दुर्भाग्य था कि हमारी कैपिटल सिटी को वो गवर्नेंस नहीं मिला कि जो वो डिजर्व करता था। तो मेरे लिए तो एनी डे मैम की कांग्रेस वुड हैव बीन अ बेटर चॉइस देन पीपल लाइक अरविंद केजरीवाल। और चलिए, अब भाजपा की सरकार बनी है तो उम्मीद करते हैं कि भाई सेंटर का भी सपोर्ट है, तो अब दिल्ली को हमें दिख भी रहा है। आपने सही कहा। और न्याय की बात की आपने, तो आज मंच पर, भरे मंच पर अभिजीत दीपिका के साथ भी एक अच्छा न्याय हो गया। मैम देखिए, पहले तो एक बात समझनी पड़ेगी कि ये क्या है कि मैम ये सब अब कोई छुपा हुआ नहीं है, ये सब ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है कि ये एक्स आम आदमी पार्टी के वर्कर्स हैं। ये कोई मतलब कोई सेल्फ मेड लोग, आप देखेंगे कि ये जिस तरह का मैम पैटर्न है जो जंतर मंतर पे आज हो रहा है, वो एग्जैक्ट वही पैटर्न है मैम जो कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन का अन्ना हजारे जी की मतलब नेतृत्व में किया गया था, लेकिन प्लान पूरा अरविंद केजरीवाल का था। आप देखिए मैम उसमें क्या हुआ था। एक पहले प्रोटेस्ट शुरू हुआ, अन्ना हजारे जी को भूख हड़ताल पे बैठाया गया। उसके बाद वहां पे ये जो जिसे कहते हैं कि जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं या जिनको
वो प्रोटेस्टर्स इन्फ्लुएंसर मानते हैं, उनको मंच दिया गया। हाँ, फर्क ये जरूर था मैम कि उस समय ऑर्गेनिकली जनता जुड़ गई थी, क्योंकि मुद्दा बहुत बड़ा था देश में भ्रष्टाचार का उस समय। आज ये उसको मैन्युफैक्चर करना चाह रहे हैं, इसलिए जिसके 22 मिलियन सब मतलब सोशल मीडिया पे, उस समय तो सोशल मीडिया भी नहीं था, आज 22 मिलियन जिसके फॉलोअर्स हैं, वहां पे 22 लोग जमा नहीं हो पा रहे। लेकिन और उसके बाद भी उसके सबसे बड़ी बात ये है ना, देखिए इन्होंने वांगचुक को तो बिठा दिया, अब कह रहे हैं कि हम अपनी जान रिस्क में क्यों डालें। वांगचुक को तो भूख हड़ताल करने का अनुभव है और बात लेकर बताऊं के कि गए तो आज ये जब उनको अरेस्ट कर लिया गया, जी आज जी जब जी उनको आज जब मैम उनको वांगचुक साहब को उनके मतलब हेल्थ चेकअप और उसके लिए उनको जब वहां से लेकर हॉस्पिटल ले जा रहे थे, तो वहां पे एक इंस्पेक्टर मैडम थी ड्यूटी पे। तो जब उनसे मीडिया वालों ने पूछा कि भाई इतनी तो कोई डिटीरियोरेशन हुई नहीं थी उनकी हेल्थ में, आप क्यों लेके जा रहे हो, ऐसा जोर जबरदस्ती करने की क्या बात है, वांगचुक खुद कह रहे हैं कि मेरे साथ ऐसी कोई समस्या नहीं है। तो उन्होंने कहा कि वांगचुक ने ही हमें फोन किया था भाई, हम नहीं उठा के ले जा रहे, वांगचुक ने फोन किया था कि भाई मैं तो यहाँ पे, क्योंकि मैम देखिए वांगचुक को भी तो समझ में आ चुका है कि भाई 20 दिन हो गए, मैं निपट जाऊंगा। ये लोग तो ठूस ठूस के वो तो ये कह भी सारा चुके दिन हैं उस मंच से मैम, वो उस मंच से जी स्वयं वो कह तो चुके हैं कि भाई तुम ठूस ठूस के खाना खाए जा रहे हो, कम से कम एक दिन का तो व्रत करो। और वही मैम वो आपत्तिजनक की जो मैम मैं बात कर रहा था मैम, मुझे कोई आपत्ति नहीं है किसी यंगस्टर को बियर पीनी है वो पिए अपने घर में बैठ के अपनी बला से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तुम चाहते हो कि तुम एक देश में मतलब एक देशव्यापी आंदोलन करना चाहते हो, एक आदमी को तुमने उसका फेस बना के, पहले तो तुम खुद फेस बने हुए थे, लेकिन एक आदमी को यूज करने के लिए तुमने एक मतलब जिसे कहते हैं कि एक ऑलमोस्ट आमरण अनशन पे बैठा दिया, उसकी सब कुछ डिटीरियोरेट हो रहा है और तुम रात को जाके दारू पी रहे हो अपने मित्रों के साथ। तो मैम ये सब तो मैम देखिए ये तो फिर वो वाली बात आ जाती है कि भाई आप किस लेवल के घटिया और नीच आदमी हो, ये फिर सामने आ जाता है सब। एकलव्य जी, आपने सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके के चिट्ठे खोले हैं। मेरे दर्शकों को आपने सारी चीज़ें विस्तार से बताई हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, मेरे दर्शकों के लिए समय निकालने के लिए और मेरे लिए समय निकालने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय श्री राम मैम। जय श्री राम।